हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्यूरोक्रेट चैनल। और आज हम देखेंगे विजन पीटी 365 पॉलिटी का सेकंड मॉड्यूल। पिछले वाले वीडियो में मैंने पहला मॉड्यूल कवर कर दिया है, सेकंड वाले वीडियो में हम दूसरा मॉड्यूल देखेंगे। इसमें फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। इसमें कवर करेंगे 5 टॉपिक। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि कोविड-19 के चलते जो लोकसभा और राज्यसभा है उसने क्वेश्चन आर और प्राइवेट मेंबर बिजनेस को सस्पेंड कर दिया था पिछले मॉनसून सेक्शन में। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे एक पार्लियामेंट का डे जो है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक डायग्राम दिया गया। तो इसमें बेसिक देख लेते हैं। देखिए सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के सुबह 11 बजे जो पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है, जिसमें 11 से 12 बजे तक जो क्वेश्चन आवर्स होती है। फिर 12 क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद जो है 0 आवर होता है, जो कि रूल 377 में स्पेशल मेंशन में बताया गया है। ये 0 आवर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद आता है, जो कि 12 बजे से 1 बजे तक होता है। और उसके बाद 12 बजे से 1 बजे से 2 बजे तक लंच होता है। और 3 बजे से 6 बजे तक जो है बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस चलता है। उसमें से लास्ट जो 2.5 घंटे मतलब 3:30 से लेके 6 बजे तक जो है प्राइवेट मेंबर बिजनेस चलता है यहाँ पे। तो जो पेपर्स बिल्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं 12 से 12:30 के बीच में ही किया जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे बढ़ते क्या है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आवर्स के बारे में कुछ बेसिक बताया गया कि ये जो पहला सीटिंग है हाउस का वो क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें एमपी मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन्हें अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं उनकी मिनिस्ट्री के फंक्शन के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों जो पार्लियामेंट की हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों अपना खुद का रूल फॉलो करती है इस क्वेश्चन आवर के लिए। आप देखेंगे जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी 1952 में, तब लोकसभा जो है क्वेश्चन आवर हर दिन हेल्ड करता था, बट राज्यसभा जो है वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्वेश्चन आवर रखता था। बट कुछ महीनों बाद जो है उसने ये 2 दिन को बढ़ा के 4 दिन कर दिए। और फिर 1964 में अचानक से राज्यसभा ने जो है डेली क्वेश्चन आवर हेल्ड करना चालू कर दिया था, जो कि डेली क्वेश्चन आवर हेल्ड करते हैं। फिर इसके बाद जो हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया गया है। जो बॉक्स में क्या है, इसमें है कि जो सस्पेंशन ऑफ ये क्वेश्चन आर, जो प्रीवियस पास्ट में कितने सारे क्वेश्चन आर सस्पेंड किए गए उसके बारे में बताया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे टोटल 6 बार जो है सस्पेंड किया गया है। 1962, 75, 76, 1991, 2004, 2009। तो ये टाइम पे जो है क्वेश्चन आर सस्पेंड किए गए। अब क्यों क्यों किए गए, पहले तो इंडिया चाइना वॉर 1962 में क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि एक विंटर सेशन था। फिर 1971 में वो भी एक विंटर सेशन था, जिसमें हम पाकिस्तान के साथ वॉर कर रहे थे, तो वो टाइम पे भी क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दिया गया था। इवन जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तब भी। और 1976 में जो है मानसून सेशन 1975 और विंटर सेशन 1976 में जो है क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दिया गया था। अब इसके नीचे जो टेबल है इसमें 0 आर के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 0 आर जो है क्या है, 0 आर जो है इमीडिएटली क्वेश्चन आर को फॉलो करती है। जैसा मैंने आपको बताया 12 बजे के करीब करीब चालू होती है, और उसके बाद 2 बजे के करीब करीब जो है इंपॉर्टेंट बिल्स, बजट्स और अदर नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू होते हैं, ये यहाँ से 2 बजे के आसपास चालू होते हैं। और उसके बाद मैं बता दूँ आपको, 0 आर में अगर कोई मैटर आपको रेज करना है तो आपको डे के सेशन के स्टार्ट में ही स्पीकर से प्रायर नोटिस लेनी पड़ेगी। और ये 0 आवर जो है ना, इंडियन पार्लियामेंट का खुद का इनोवेशन है, किसी भी वर्ल्ड के पार्लियामेंट से बोरो नहीं किया गया है। अनलाइक क्वेश्चन आवर जो कि रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, मतलब क्वेश्चन आर जो है रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, बट 0 आर जो है रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। और ये चालू हुआ है 1962 से। इसके रिगार्डिंग एक बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, मुझे याद है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि जो ये मैंडेट नहीं है, जो ये मैंडेटरी नहीं है, 0 आवर जो है मैंडेटरी नहीं है कि हर दिन ही 0 आवर हेल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया। ये एक टेबल डिस्कस किया गया, जो टेबल में बताया गया है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला स्टैड क्वेश्चन होता है, जिसे एक ओरल आंसर चाहिए होता है। अनस्टैड क्वेश्चन होता है, जिसे रिटर्न आंसर चाहिए होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें
ओरली क्वेश्चन आर के बाद ये जो पूछा जाता है, और ये जो है पहला आइटम ऑफ एजेंडा होगा दिन का, अगर क्वेश्चन आर प्लान नहीं किया गया तो। अगर ये देखिए जो सेशन में क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दिया था, उस सेशन में ये सबसे पहला एजेंडा होगा डे का। फिर उसके बाद क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स, जो कि कनेक्टेड होता है किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल के या रेजोल्यूशन के, और हाफ एन आवर डिस्कशन होता है इसके बाद, जो कि स्पीकर का परमिशन लिया जाता है अगर मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है उसके स्टैड और अनस्टैड क्वेश्चन के आंसर से। अब इसमें बता दूं कि ये जो कंडीशन क्या है इन क्वेश्चन को रेज करने का, पहले तो 15 दिन पहले स्पीकर से और चेयरमैन से जो है आपको क्वेश्चन आस्क करने के पहले नोटिस लेनी पड़ेगी। और 5 क्वेश्चन एक दिन में लोकसभा में जो है एक दिन में 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और राज्यसभा में जो है एक दिन में 7 क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक मेंबर के थ्रू। यही चीज़ नीचे जो है लिखी गई है कि परमिसेबल लिमिट यही है कि 5 क्वेश्चंस पर डे एक मेंबर आस्क कर सकता है, और 7 क्वेश्चन राज्यसभा में आस्क कर सकता है। तो कुछ अलग नहीं बताया इसमें, ये हमने ऊपर डिस्कस कर चुका है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि पेंडेमिक के चलते ही ना जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ है इन्होंने अपना काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट अपने टेन्योर का लॉस्ट कर दिया है पेंडेमिक के चलते। तो यहाँ पे बोला गया है, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी है ना, वो भी बोल रहे हैं कि 2 साल का फिक्स टेन्योर देना चाहिए हाउस पैनल को। और उन्होंने बोला है कि 2 ऑप्शन पे गौर करना चाहिए। पहला तो या तो उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दे, और या तो दूसरा एक नया कमेटी बनाए जिसमें फिक्स टेन्योर 2 साल का होगा। और आपको बता दूं एट प्रेजेंट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की टेन्योर 1 साल की होती है। अब ये बॉक्स में जो है स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बताया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है ये क्लासिफाइड की गई है 6 कैटेगरीज में उनके फंक्शन के हिसाब से। तो पहला आता है फाइनेंशियल कमेटीज़ होती है, दूसरा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि रिलेटेड होती है डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के। फिर कमिटीज़ टू इंक्वायर, कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज़ रिलेटेड टू डे बिजनेस, ये डे टू डे बिजनेस जो भी होता है पार्लियामेंट में ये इसके ऊपर ध्यान देती है। और हाउस कीपिंग कमिटीज़ और सर्विस कमिटीज़, ये 6 कमिटीज़ होती है। तो आइए देखते हैं आगे अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला गया कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो स्टैंडिंग कमेटी होती है, दूसरा एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है परमानेंट इन नेचर होती है, हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और कंटिन्यूस बेसिस पे होती है। बट जो एडहॉक कमेटी होती है ये टेम्पररी इन नेचर होती है, और जैसे इसका टास्क खत्म हो जाता है ये कमेटी भी डिसॉल्व हो जाती है या एग्जिस्ट नहीं करती उसके बाद। तो यहाँ पे बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टेन्योर कॉम्पोजिशन या ऐसे ऐसे चीज़ के लिए इसके लिए प्रोविजंस नहीं बनाया है। ये जो डेल्ट किया जाता है दोनों हाउस के रूल से ही डेल्ट किया जाता है सारे मैटर्स इनके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, तो इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला तो डिटेल स्क्रूटिनी और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करना नॉन पार्टीशन वे में, मतलब न्यूट्रल वे में। और दूसरा ऑपोजिशन को मदद करना जो कि ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। तीसरा रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना, और चौथा जो है फाइनेंशियल प्रूडेंस को इंश्योर करना। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अपना अथॉरिटी जो है वो ड्रॉ करती है आर्टिकल 105 और 118 से। आर्टिकल 105 जो है वो है प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, और 118 जो है वो है पार्लियामेंट की अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ रूल्स। मतलब ये पार्लियामेंट की अथॉरिटी जो अपना खुद का रूल्स बना सकती है अपने प्रोसीजर के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के किसी भी रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं है। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल के तरफ जो कि है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या बोला गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बोला गया है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है इसमें बोला गया कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो सेंटर से रिस्पांस मांग रही है उनके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को, जो कि उन्होंने किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो डेफिनेशन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उसको क्लियरिटी प्रोवाइड किया जाए विदाउट एनी एम्बिग्विटी। क्योंकि अभी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काफ़ी एम्बिग्विटी है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में देखते हैं इसमें क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वैसे तो किस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, या फिर जो आरपीए एक्ट 1951 में भी कहीं पे डिफाइंड नहीं है। बट कोर्ट के अलग अलग इंटरप्रिटेशन से ये माना जाता है कि एक पोजीशन है जहाँ पे ड्यूटीज़ कम या ज़्यादा पब्लिक कैरेक्टर की मानी जाती है।
तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसका एसेंस क्या है, एक्चुअली एसेंस ये है कि जो गवर्नमेंट को है, लेजिस्लेचर को है, जो उनका ड्यूटीज़ कैरी करने दिया जाए फ्री मैनर में, बिना किसी ऑब्लिगेशन के, जो गवर्नमेंट ऑफ डे है उनके बिना किसी ऑब्लिगेशन के। तो इसमें जो है कोर्ट ने रूलिंग दिया था, तो वो इम्पॉर्टेंट रूलिंग्स क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक केस आया था प्रद्युत बरदोई वर्सेस स्वपन रॉय 2001, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स रखे थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। तो ये 4 प्रिंसिपल्स क्या है, तो अगर आपको डिटरमाइन करना है कि कोई भी ऑफिस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करती है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए 4 ब्रॉड प्रिंसिपल रखा था। पहला क्या है कि पहले तो तुम्हें देखना है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है नहीं, इन फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, रिमूवल, परफॉर्मेंस और उसके फंक्शंस पे। दूसरा, रेम्यूनरेशन उसका किससे अटैच है। तीसरा, कि जो गवर्नमेंट के पावर्स है, कि ये जो बॉडी है इसके पास गवर्नमेंटल पावर्स है या नहीं है। और चौथा ये है कि ये अपने पेट्रोनेज, मतलब जो पैसे देते हैं उन्हें किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या। ये 4 चीज़ जो है ब्रॉड प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया था जया बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन की वाइफ है, राज्यसभा के मेंबरशिप से। तो उसमें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फ़र्क ये नहीं पड़ता कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ ये रेलेवेंट नहीं है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये मतलब ये यहाँ ये रेलेवेंट नहीं है कि ये केपेबल है प्रॉफिट के या पिक्यूनरी गेन के। ये यहाँ पे ये रेलेवेंट है कि सॉरी यहाँ पे ये रेलेवेंट है कि ये जो ऑफिस है ये केपेबल है या नहीं प्रॉफिट पिक्यूनरी गेन के। जबकि ये रेलेवेंट नहीं है कि ये वो जो पर्सन है उसने मॉनेटरी गेन लिया है या नहीं है। तो मतलब सिर्फ एबिलिटी भी होगी ना वो ऑफिस में, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 102 सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 191 सब आर्टिकल 1 के तहत जो है एमपी और एमएलए को बैर किया जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से सेंट्रल या गवर्नमेंट के अंडर। और इवन जो है 1951 आरपीए एक्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एक ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मानती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो सिंपली सीक करता है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो है बेसिक फीचर को प्रिवेंट कर रहा है, तो इसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। बट अमेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एक बेसिक फीचर को अगर ये कर रहा है, अगर बेसिक फीचर को इसने कहीं ना कहीं पे प्रोटेक्ट कर रखा है, तो इसे अमेंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और क्लियर एम्बिग्विटी को हटाना ज़रूरी है इसमें। और इस पे जो लीगल प्रोविजंस है इसमें पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के तहत जो है एग्जम्पशंस दिए डिस्क्वालिफिकेशन को। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता दूँ कि ये एग्जम्पशंस क्या क्या है। तो पहला एग्जम्पशन है तुम्हारा स्पीकर, ये प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, स्पीकर का ऑफिस, डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस, चेयरमैन का ऑफिस और डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस, ये सारे जो है इसमें आते हैं। तो आते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। देखिए, राज्यसभा का रिसेंटली इलेक्शन हुआ है 19 स्टेट्स में, जो कि 8 स्टेट्स के अक्रॉस है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन में होता क्या है। तो प्रोविजंस क्या है इसके रिगार्डिंग, तो प्रोविजंस यहाँ पे दिया गया है कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के जो है रिटायर होते हैं। वैसे तो राज्यसभा कंटिन्यूस बॉडी है, इसका कोई टेन्योर नहीं होता, बट हर 1/3 मेंबर 2 साल के बाद रिटायर होता है। और इन्हें इलेक्ट कौन करता है, इन्हें इलेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और मेथड क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, पहली बात तो 4th शेड्यूल में है। 4th शेड्यूल में बताया गया है कि जो सीट है राज्यसभा को किस बेसिस पे अलोकेट करना चाहिए, तो यहाँ पे बताया कि बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे अलोकेट करना चाहिए। आर्टिकल 80 में बोला गया है कि इसकी स्ट्रेंथ 250 होनी चाहिए, जिसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे और ये 6 साल के लिए होगा। और कोई बाई इलेक्शन अगर होता है तो वो जो रिमेनिंग टेन्योर है उसी टेन्योर में, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर उसी टेन्योर के लिए ऑफिस हेल्ड करेगा। और इसके बाद जो है आर्टिकल 84 है, जिसमें बोला गया है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा 30 साल के नीचे नहीं होने चाहिए, और तीसरा जो है जो भी पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेगी वो होनी चाहिए। तो आइए हम लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ये जो मिसलेनियस न्यूज़ है इसमें देखिए क्या बोला है,
160 आर्टिकल 164(1)(a) काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। क्यों थी? तो आपको बता दूं कि जो एमपी में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको बोला जा रहा है कि ये वॉयलेट कर रहे हैं आर्टिकल 164 सब आर्टिकल 1 है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सीएम को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग सीएम, ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना, कंफ्यूजन होने का बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे। इंक्लूडिंग सीएम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के स्ट्रेंथ को। और ये इंसर्ट किया गया था 91 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बोल सकते हो आप। अब देखते हैं इसके नीचे वाला आर्टिकल, इसमें क्या बताया। इसमें बोला है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की सिनेरियो के रिगार्डिंग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अर्नब गोस्वामी को रिलीफ दिया था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में। क्यों? किस केस के रिगार्डिंग? क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र जो सीएम है उनके अगेंस्ट में डेरोगेटिव रिमार्क बनाया था। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है क्या? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है कि वायलेशन ऑफ एमपी और पार्लियामेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 105 या एमएलएज या हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 194 के प्रिविलेजेस को अगर वॉयलेट कर रहा है कोई एक्ट, तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के एक्ट इसमें डाला जाएगा। अगर कोई एक्ट या फिर कोई एक्ट जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है या इम्पीड करता है, ऑब्स्ट्रक्ट या इम्पीड मतलब अड़चन डालता है किसी भी हाउस के ये हाउस को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में, तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ट्रीट किया जाएगा। इतना याद रखिए, अभी तक कोई भी लॉ एनेक्ट नहीं किया गया है पार्लियामेंट में इसके रिगार्डिंग। ये जो है गवर्न किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के हिसाब से। तो आइए हमारे दूसरे मिसलेनियस न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मपलाड फंड, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये देख लेते क्या है। एक्चुअली इसके ऊपर 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी आए हैं, तो देखते क्या है ये। देखिए मपलाड फंड जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए। तो जो मिनिस्टर एमपीज़ ने गवर्नमेंट को अर्ज किया था कि कोविड-19 में जो सस्पेंड कर दिए थे फंड्स, उसको रिलीज़ करे 2018-19 के। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एमपी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है ना 5 करोड़ का वर्क हर साल रिकमेंड कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, एमपी हर साल ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि 15% जो मपलाट्स के एंटाइटलमेंट है वो डेवलपमेंट में यूज़ किया जाए उन एरियाज़ के लिए जो एरियाज़ एससी पॉपुलेशन इनहेबिट करती है, और 7.5% जो है एरियाज़ 7.5% जो है एंटाइटलमेंट उन एरियाज़ के लिए यूज़ करे जो एसटी पॉपुलेशन इनहेबिट करती है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही देखते हैं। लास्ट वाला ये है अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रेसिडेंट ने रीअपॉइंटमेंट किया था के वेणुगोपाल को एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1 साल के लिए। तो ये अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है, ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के। अब ये क्वालिफाई होने चाहिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए। इनका टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि ये ऑफिस होल्ड करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑन द प्रेशर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एक और चीज़ बता दूँ, ये दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज में प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, बट विदाउट अ राइट टू वोट। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। तो मैं आऊँगा भी बहुत जल्दी तीसरे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।